दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के अनदर एपिसोड के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 14 के जो सवाल थे उन्हें लिया था। आज के भी एपिसोड में जो एपिसोड नंबर 14 के सवाल रह गए थे उन्हें लिया जा रहा है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप जो भी मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं, जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कर सकते हैं, या फिर सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कर सकते हैं। उसका जवाब आपको जरूर से दिया जाएगा। केवल एक रिक्वेस्ट है कि पर्सनल अपनी बर्थ डिटेल्स ना डालें, पर्सनल अपना कोई क्वेश्चन ना डालें, बल्कि ऐसा क्वेश्चन हो जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आए। इस वीडियो को देखने वाला प्रत्येक जो दर्शक है वो उस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहें। यदि ऐसे कोई प्रश्न है तो उसका स्वागत है। आने वाले समय में आपके जो पर्सनल क्वेश्चंस है ना, या फिर आपकी पर्सनल बर्थ डिटेल्स है, उसे भी लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो प्रोग्राम यहां पर नहीं है। चलिए आज का पहला जो प्रश्न है वो ले लेते हैं, और पहला प्रश्न है संदीप जी का। संदीप जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर प्रणाम संदीप जी, सम बेस्ट बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी प्लीज बताएं। कोई अच्छी बुक इन्हें एस्ट्रोलॉजी के लिए चाहिए। देखिए ज्योतिष के लिए, स्पेशली वैदिक ज्योतिष की बात करूं तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र, ये एक बहुत ही मैं तो कहूंगा ये ग्रंथ है ज्योतिष का। बृहद पाराशर होरा शास्त्र, इसी के साथ साथ लघु पाराशरी ये भी आप खरीद सकते हैं। भृगु संहिता ये भी खरीदी जा सकती है। और ये जो मैं सारी बुक्स आपको बता रहा हूं ना, ये सारी बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आपको जरूरी नहीं किसी स्टोर पे जाना हो, ढूंढना पड़े, उसके बाद ही आपको मिलेगी। ऑनलाइन मिल जाएगी, आप इसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। कई ऑनलाइन साइट्स भी हैं, कई ऑनलाइन एप्स भी हैं। और इसी के साथ साथ मेरे सारे वीडियोस तो अवेलेबल हैं। आपको इस चैनल पर एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी इस नाम से एक जो प्लेलिस्ट होती है वो भी मिलेगी, जिसमें जाकर के आप यहाँ पर समझ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, अपनी कुंडली खुद पढ़ना सीख सकते हैं, इवन किसी की भी कुंडली खुद पढ़ना सीख सकते हैं। और सवाल जवाब सीरीज तो चल ही रहा है, कुछ भी क्वेश्चन भी आप मुझसे कर सकते हैं जो कि सार्वजनिक हो। संदीप जी के बाद प्रतीक सोनी जी मुझसे सवाल करते हैं कि मिथुन लग्न में 6वें भाव में बुध, 12वें भाव में मंगल होने से क्या बुध का नीच भंग होगा और वो अपने अच्छे रिजल्ट देंगे या नहीं। प्रतीक जी के इस सवाल को मैंने इसलिए लिया, हालांकि इन्होंने मिथुन लग्न की बात की, 6वें भाव की बात की, 12वें भाव की बात की, लेकिन इसे मैं सार्वजनिक तौर पर उत्तर इसका देना चाहूंगा। कई एस्ट्रोलॉजर्स भी इवन जो 6वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में यदि नीच भंग राजयोग का कोई स्थिति दिखता है तो कह देते हैं भाई ये नीच भंग राजयोग है, बहुत अच्छा फल मिलेगा जातक को इसकी, स्पेशली महादशा अंतरदशा में। और जब उस ग्रह की महादशा अंतरदशा आती है तो अच्छा फल मिलता ही नहीं है। मेरा कहना यह है कि तीसरे, 6वें, 8वें या 12वें भाव में आप नीच भंग राजयोग को एक्सपेक्ट ना करें। यहां पर भले ही नीच भंग राजयोग की सारी चीजें निर्मित हो पा रही हो, लेकिन यहां पर जो ग्रह है वो हो सकता है उसका नीच भंग हो जाए, लेकिन राजयोग का या कोई अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलेगा उस ग्रह का। तो 6वें, 8वें या 12वें भाव में, इवन 3rd हाउस में भी, तीसरे भाव में भी नीच भंग राजयोग नहीं होता। प्रतीक जी के बाद ज्योति जी मुझे सवाल करते हैं कि सर प्लीज कुंडली मिलान एवं मांगलिक दोष पर एक वीडियो बनाइए, धन्यवाद। ज्योति जी बिल्कुल मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। कुंडली मिलान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इवन उसका कुंडली मिलान का एक जरिया जो है कुंडली मिलान करने के लिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग जो है वो मांगलिक होना भी है। हालांकि मांगलिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप मांगलिक हो गए, कहने का मतलब आपके कुंडली में कुछ खराब चीजें हो गई। कई बार मंगल जो होता है वो बहुत अच्छा भी होता है। भगवान श्री राम जो थे उनकी कुंडली जो थी वो मांगलिक कुंडली थी। आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, भगवान श्री राम की कुंडली एक मांगलिक कुंडली है। लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ सकता है यदि कुंडली मिलान नहीं किया गया। भगवान श्री राम मांगलिक थे, मां सीता मांगलिक नहीं थी, बड़ा असर वैवाहिक जीवन पर। तो वैवाहिक जीवन पर जरूर असर पड़ता है, और उसके लिए मैं जरूर से वीडियो आपको बना करके दूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपने मुझसे पूछा है, बिल्कुल आपको इसका वीडियो मिलेगा। लाजपत जी मुझसे सवाल करते हैं कि प्रणाम सर, प्रणाम राजपत जी, लाजपत माफी चाहूंगा सर, दैन्य परिवर्तन योग का 10th हाउस पर भी इफेक्ट होता है क्या? यदि हां तो क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले तो यह समझे कि दैन्य परिवर्तन योग है क्या।
देखिए देन परिवर्तन योग तो समझ में आता है कि आपस में घरों को चेंज कर लेना, आपस में राशियों को बदल लेना, राशि परिवर्तन कर लेना। कोई एक घर का स्वामी दूसरे घर में चले जाए और उसी घर का स्वामी उस घर में आ जाए, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेना राशि और घर भी, इसे राशि परिवर्तन कहते हैं सामान्यतः। अब दैन्य का मतलब क्या होता है कि एक अच्छे भाव जो है उसका स्वामी एक खराब भाव में, खराब भाव सामान्यतः हम तीसरे, छठवें, आठवें या 12वें भाव को कहते हैं, तो खराब भाव में चले जाए और खराब भाव का स्वामी उस भाव में आ जाए। कहने का मतलब किसी भी खराब भाव से या त्रिक भाव से राशि परिवर्तन कर लेना। तो आपने जो प्रश्न किया कि 10वें भाव में भी दैन्य योग का, दैन्य परिवर्तन योग का कोई प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा। यदि 10th हाउस लॉर्ड है, उसने 8वें भाव के स्वामी से अपना राशि परिवर्तन किया, तो ऑब्वियसली प्रभाव पड़ेगा। 10th हाउस क्या होता है? 10th हाउस होता है नौकरी, व्यवसाय, जो भी कर्म है आजीविका के लिए, और आजीविका में 8वां भाव क्या है? वो चिंता है, तनाव है। तो आजीविका में या नौकरी व्यवसाय में कहीं ना कहीं चिंता तनाव की स्थिति बनी रहेगी, अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो किसी भी खराब भाव के स्वामी का किसी भी अच्छे भाव के स्वामी से राशि परिवर्तन करना अपने आप में दैन्य योग कहलाता है। अब वो 10th हाउस हो या कोई भी अच्छा भाव हो, वो दैन्य योग को बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा यदि राशि परिवर्तन हो रहा है तो। लाजपत जी के बाद अनंतरम जी मुझसे सवाल करते हैं कि सूर्य शुक्र की युति 6वें भाव में हो तो उसके प्रभाव क्या होते हैं। अनंतरम जी, शुक्र जो है उन्हें प्रेम का कारक माना गया है, और सूर्य जो है सामान्यतः सूर्य जो है वो चीजों को जलाने वाले हैं। यदि सूर्य कहीं कुंडली में अच्छे होते हैं तो वो तेज दे देते हैं, वो कीर्ति दे देते हैं, वो प्रतिष्ठा दे देते हैं, फेम दे देते हैं, सम्मान प्रतिष्ठा वगैरह देते हैं। लेकिन यदि खराब होते हैं तो जला देते हैं। अब 6th हाउस की चूंकि आपने बात की तो सामान्यतः यहाँ पर तो खराब फल अपने देंगे। अब यदि प्रेम के स्वामी को यदि उन्होंने जला दिया, देखिए यहाँ पर डिग्री देखना जरूरी है। हाँ, कितने डिग्री का अंतर है, क्या सच में कंबस्ट हो रहे हैं, सच में अस्त हो रहे हैं शुक्र? यदि अस्त हो रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सामान्यतः। यदि शुक्र अस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं जातक के प्रेम वाला जो जीवन होता है ना, जैसे लव अफेयर हो गया, या फिर उसी के साथ साथ इवन वैवाहिक जीवन भी कभी कभी हो गया, या हम जो कहें सेक्स लाइफ जो हो गई, इसमें कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ता है। कहीं ना कहीं इसमें या तो कमजोरी महसूस हो सकती है, या फिर कॉन्फिडेंस में कमी महसूस हो सकती है, या फिर सक्सेस नहीं हो पाता। इस तरह के कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं यदि 6वें भाव में शुक्र जो है वो सूर्य से अस्त होते हैं। देखिए युति हो वो आप तभी देखिए जब उनका क्लोज कंजंक्शन हो, मतलब ऐसा ना हो कि सूर्य 1 डिग्री शुक्र 28 डिग्री, ये कोई क्लोज कंजंक्शन नहीं है। क्लोज कंजंक्शन के लिए कम से कम 7 डिग्री 8 डिग्री के डिफरेंस पे या पास में बैठना पड़ेगा। तो हाँ, प्रॉब्लमेटिक है ये। अब ये भी देखना है कि भाई कितने योग कारक ग्रह हैं शुक्र और सूर्य, कितने कारक ग्रह हैं, कितने मारक ग्रह हैं। अनंतरम जी के बाद प्रतीक जी मुझसे सवाल करते हैं कि मिथुन लग्न में 7th हाउस में शनि का होने से और उसकी दृष्टि लग्न पर हो तो क्या वो अच्छे रिजल्ट देगी और क्या रिजल्ट्स होंगे। तो प्रतीक जी ऐसा है कि यदि आप मिथुन लग्न की कुंडली बोल रहे हैं तो यहां पर शनि जो है वो अति योग कारक ग्रह हैं, और यदि शनि अति योग कारक ग्रह हैं और इनका 7th हाउस में आना आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा। क्या अच्छे रिजल्ट देगा? तो भाग्य का स्वामी यहां पर शनि है, भाग्य के स्वामी शनि का पति या पत्नी के भाव में आकर के बैठना शादी के पश्चात भाग्य उदय को बताता है। इसी के साथ साथ शनिदेव जो है वो न्याय के देवता हैं, न्याय प्रिय देवता हैं, तो पति या पत्नी का न्याय प्रिय होना बताता है, लॉयल होना बताता है। ये आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ जब शनिदेव का दृष्टि लग्न पर पड़ता है तो इंसान का खुद का भी लॉयल होना बताता है, वो इंसान भी लॉयल होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ लग्न और लग्नेश की स्थिति देखना भी जरूरी है, पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति देखना भी जरूरी है कि इंसान लॉयल है या नहीं है। लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर सिर्फ हम शनिदेव की बात कर रहे हैं तो इंसान जरूर से लॉयल होता है और भाग्योदय होता है विवाह के पश्चात। एक प्रॉब्लम हो सकती है, विवाह में डिले हो जाए, ये थोड़ा सा खराब है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। विवाह के लिए परेशान हो जाए इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन आफ्टर मैरिज तो जरूर से उसके लिए भाग्योदय हो जाता है। इनके बाद सुमेघ जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर कुंडली में गुरु मंगल शुक्र ग्रह योग कारक हैं तो येलो सफायर मूंगा के साथ ओपल पहन सकते हैं क्या? सुमेघ जी बिल्कुल,
यदि आपकी कुंडली ये बता रही है कि शुक्र भी बहुत अच्छे ग्रह हैं, गुरु भी आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, इवन मंगल भी आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, तो आप तीनों के रत्न एक साथ पहन सकते हैं। ये कर्क लग्न की कुंडली में बन सकता है या फिर ऐसी किसी कुंडली में बन सकता है जहां पर गुरु और शुक्र जो है हो सकता है मारक ग्रह हो, लेकिन विपरीत राजियों की स्थिति भी बना रहे हो। तो यदि अच्छा फल देने वाले तीनों ग्रह हैं, आपकी कुंडली ने तीनों ग्रहों को अच्छा फल देने वाला बना करके रखा है, तो आप जरूर से तीनों के रत्न एक साथ धारण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इस बारे में कोई भी संदेह नहीं है। इसके बाद में अनिर्बन जी मुझसे सवाल करते हैं कि सेवंथ हाउस लॉर्ड जो है जुपिटर, वो 11th हाउस में केतु के साथ है, तो मैरिज में दिक्कत होगी क्या? अगर हाँ तो क्या उपाय? देखिए, 7th हाउस लॉर्ड जो है ऑब्वियसली पति या पत्नी का स्वामी है, वो यदि 11वें भाव में गया तो एक सबसे अच्छी बात बताता हूं, विवाह के पश्चात लाभोदय के योग बनते हैं। विवाह के पश्चात इंसान जो है धन ज्यादा कमाता है, प्रतिष्ठा ज्यादा कमाता है। लेडी लक या फिर पुरुष का लक भी हो सकता है, उसको साथ देता है। महिलाओं की कुंडली में ऑब्वियसली उसके पति होने के बाद वो ज्यादा लाभ कमाएगी, पुरुषों की कुंडली में ऑब्वियसली पत्नी के आने के बाद ज्यादा लाभ कमाएगी। लेकिन ये लाभ कमाने के योग, लाभ में वृद्धि होने के योग बनते हैं, जो आपने बताया कि 7th हाउस लॉर्ड जुपिटर जो है वो 11th हाउस में उच्च राशि स्थित यहाँ पर या 4 नंबर के साथ बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं होती शादी के बाद। हाँ, केतु जरूर बैठे हुए हैं। यहां आप क्लोज कंजंक्शन देख लीजिए कि कितना है, क्लोज कंजंक्शन देख लीजिए, बहुत परेशानी नहीं होगी। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कोई रिश्ता हो या सगाई हो या फिर कोई रिलेशनशिप हो, जैसे लव अफेयर की बात है, तो कहीं ना कहीं वो टूटे, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा दिक्कतें उसमें महसूस नहीं होती है। कुछ किसी से बात आपकी चल रही है शादी को लेकर के, पूरी सगाई नहीं हुई है और वो फिर बात मतलब लगभग पक्की हो गई और टूट जाए, ऐसी स्थितियां हो सकती है। लेकिन शादी में कोई दिक्कत नहीं, इवन शादी के बाद तो और आपके लिए अच्छा ही होना है, तो बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर केतु का अच्छा नहीं कह रहा हूं, केतु जरूर से खराब है और केतु का उपाय या केतु का रेमेडी की जानी चाहिए यदि केतु की महादशा स्पेशली यदि आपको चल रही है तो। और केतु का रेमेडी क्या है, आप उपायों की सीरीज में जाइए, इसी चैनल पर आपको मिलेगा, वहां पर केतु देव का जो वीडियो है वो देखिए और वो उपाय आप कीजिए। इवन सारे ग्रहों को लेकर के मैंने उपायों का सीरीज डाला है, वहां पर आप देख सकते हैं, सारे ग्रहों के आप उपाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हमने चर्चा की ओवरऑल आपके 14th एपिसोड में आपने जो भी सवाल मुझसे किए थे या जिन्होंने भी किए थे उनके जवाब यहां पर मैंने दिए। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आते होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक किया कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ सच में पसंद आ रहे हैं, मैं फिजूल में ही बनाए नहीं जा रहा हूँ। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। आने वाले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।